नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पारंपरिक खेती के साथ साथ स्थानीय बीजों के विकास और संरक्षण की दिशा में काम करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सर्दी के मौसम में रिकॉर्ड बर्फबारी के बावजूद राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में रिकॉर्ड समय में विद्युत और पानी की आपूर्ति की बहाल। प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट के लिए सुझाव किए आमंत्रित। विधायक विक्रमादित्य सिंह पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया पलटवार, कहा पिता के नाम से ना चलाएं राजनीति। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पारंपरिक खेती के साथ साथ स्थानीय बीजों के विकास और संरक्षण की दिशा में काम करने पर बल दिया। राज्यपाल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में विभागाध्यक्षों एवं विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि समाज की वास्तविक जरूरत क्या है और इसी दिशा में शिक्षा को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां स्थित मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस अनुसंधान केंद्र के सफलतापूर्वक संचालन की सराहना करते हुए कहा कि इस अनुसंधान केंद्र को और अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बंगवा स्थित मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस अनुसंधान केंद्र के सफलतापूर्वक संचालन की सराहना करते हुए कहा कि इस अनुसंधान केंद्र को और अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस अनुसंधान केंद्र को विरासत केंद्र घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही इसे विरासत घोषित कर दिया जाएगा। राज्यपाल ने प्रयोगशाला का भी दौरा किया और मधुमक्खी पालन की विधि में भी विशेष रुचि दिखाई। इससे पूर्व कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HK चौधरी ने राज्यपाल का स्वागत किया और विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों, अनुसंधान और विस्तार कार्यों से राज्यपाल को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में रिकॉर्ड बर्फबारी के बावजूद राज्य सरकार ने इससे प्रभावित क्षेत्रों में रिकॉर्ड समय में विद्युत और पानी की आपूर्ति बहाल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों की सभी प्रमुख सड़कों को वाहनों के लिए सुचारू परिचालन के लिए बहाल कर दिया गया है और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए संपर्क मार्ग खोलने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, एक तो इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी के कारण स्पैन भी लंबा रहा और उसके कारण सड़कें अवरुद्ध हुई और कुछ जगह बिजली भी प्रभावित हुई और पेयजल योजनाएं भी। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि कम से कम बिजली रिस्टोर करने की बात जहाँ तक आ रही है, अधिकांश जगह बिजली रिस्टोर कर दी गई है। जहाँ सड़कों की बात भी आ रही है, सड़कें भी 80% से ज़्यादा जो है, जो मेन रोड्स हैं वो सारी की सारी जो है वो रिस्टोर कर दी गई है। और इसी तरह से पेयजल योजना है तो इससे भी ज़्यादा रिस्टोर हो चुकी है। अब की बार बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है और बर्फ़ ज़्यादा पड़ने के साथ साथ में स्पैन भी बहुत लंबा रहा, उसके कारण थोड़ी कठिनाई ज़रूर हुई है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उसके साथ साथ में IPS डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह से काम किया है। बहुत ज़्यादा फिर भी उसके बावजूद भी जहाँ शिमला में इतनी बर्फबारी पड़ती तो बिजली चले जाती थी, लेकिन नहीं गई। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि कोशिश हुई है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तैयार था, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी तैयार थे, लेकिन फिर भी कुछ जगह तो कठिनाई हुई है। जो हुई है तो उसको वो ध्यान में है।
शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विधायक होने के नाते उन्हें संजीदगी से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह पिता के नाम पर राजनीति न चलाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि बर्फबारी के दौरान किस सरकार ने कितना कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह विधायक हैं और उन्हें संजीदगी से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पिता के नाम पर ही राजनीति नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि बर्फबारी के समय क्या कार्य हुआ और क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बर्फबारी के कारण 11 दिनों तक बिजली गुल थी। उन्होंने कहा कि वे विधायक सदन में रहा करते थे तो वहां भी बिजली नहीं थी, पानी आपूर्ति और सड़कों से बर्फ तक नहीं हटाई जाती थी। उन्होंने कहा कि आज जब भाजपा की सरकार सत्ता में है तो एक दिन भी बिजली नहीं गई। उन्होंने कहा कि पेड़ गिरने के कारण कई जगह तारें टूट गई तो वहां भी आपूर्ति बहाल कर दी गई है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का बेहतरीन सेवा के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में बर्फ हटाने के लिए स्नो मैनुअल है, जिसकी शायद विधायक विक्रमादित्य सिंह को जानकारी भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर की सड़कों को दूसरे ही दिन बहाल कर दिया गया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र रोहड़ू में बिजली 2 महीने तक गुल रहा करती थी। व्यक्तियों पर जो है कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वो विधायक है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो ज़रा संजीदगी के साथ जो है वो काम करें, केवल मात्र पिता के नाम पर जो है वो राजनीति ना चलाते रहें। ये तो देश की और प्रदेश की जनता जानती है कि इस बर्फबारी के समय में जो है वो क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। उनके राज में जब तब भी मैं विधायक था, अपोजिशन में था, उनकी सरकार थी, तो शिमला की जनता जानती है कि 11 दिन तक जो है वो बिजली नहीं आई थी। विधायक सदन में रहते थे हम तो वहाँ पर भी बिजली नहीं थी, पानी नहीं मिलता था, सड़क से जो है बर्फ़ नहीं हटी थी। लेकिन आज जो है वो एक दिन भी बिजली नहीं गई। कहीं पर पेड़ गिर गया, उससे तार टूट गई इक्के दुक्के स्थान पर, तो वो भी रिस्टोर हो गई। इसके लिए तो मैं हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बहुत बहुत जो है वो साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारी बर्फबारी होने के बावजूद जो है वो बिजली की सप्लाई 1 घंटे के लिए भी कभी रुकने नहीं दी। और शिमला शहर में बर्फ़ हटाने के लिए मैनुअल बना हुआ है, स्नो मैनुअल है, जिसकी शायद विक्रमादित्य सिंह जी को जो है जानकारी भी नहीं होगी कि किसने बनाया, कहाँ बनाया और किस पर बनाया। लेकिन उसके बावजूद शिमला शहर की सब सड़कें जो हैं वो बिल्कुल साफ आपको जो है वो दूसरे दिन मिल गई। अगर वो साफ ना होती तो हॉली लॉज से आशियाना तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मेरे मित्र आ ही नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, शिमला ज़िला का पता करें, जिस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार मुख्यमंत्री रहा है, उस रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में बिजली एक बार चली जाती थी तो 2 महीने तक आती नहीं थी वापस। लेकिन इस बार बिजली गई ही नहीं उस क्षेत्र में भी, और सारे रोड जो हैं वो बर्फबारी रुकते ही दूसरे दिन जो है वो साफ होते गए। और मैं हिमाचल प्रदेश की जो ठेकेदार संघ है उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना जो है वो आंदोलन घोषित कर रखा था, लेकिन हमारे अधिकारियों की और हमारी जो है वो अपील पर उन्होंने बर्फ़ को जो है वो साफ़ करने के लिए अपना सहयोग दिया है। और उनके सहयोग से हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है वो बर्फबारी में भी राहत प्राप्त हुई है। तो मुझे लगता है कि विरोध केवल मात्र विरोध के लिए नहीं, विरोध जो है वो तथ्यों के आधार पर जो है वो करें
मैंने पहले कहा कि मैं उनके बयान पर किसी प्रकार का कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं उनके ऊपर कमेंट करता हूँ। वो खुद मुख्तार हैं, जो करना चाहें, जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार से सभी ठेकेदारों ने सरकारी निर्माण कार्य रोक दिए हैं और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। सोमवार को शिमला में सैकड़ों ठेकेदार लोक निर्माण विभाग के कार्यालय विंटरफील्ड पहुंचे और अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल पर जाने की सूचना दी। हिमाचल प्रदेश ठेकेदार कल्याण संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के सभी ठेकेदारों ने सोमवार से प्रदेश के सभी विकास कार्यों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके चलते नगर निगम शिमला के महापौर सत्या कौंडल के माध्यम से संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने नो वर्क नोटिस प्रशासन और सरकार को सौंपा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए निगम की महापौर सत्या कौंडल ने ठेकेदारों के विषय पर अपने विचार रखे। आप देखिए, जो हमारे ठेकेदार जो है काम कर रहे हैं, खास करके जो PWD में कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही गंभीर है कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, अपनी डिमांड्स रखी है और चीफ इंजीनियर से भी अपनी डिमांड रखी है और आज मुझे भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इनके फेवर में है कि जो भी इनकी मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए और जो इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं वो ताकि जल्दी से जल्दी स्ट्राइक पे ना जाए और इनकी मांगे मानी जाए और ताकि शिमला शहर का जो है विकास का कार्य न रुके। और जैसे उन्होंने कहा कि हमारी जो है कुछ पेमेंट्स जो है पेंडिंग है, अगर हमारे नगर निगम के पास इनकी कोई पेमेंट पेंडिंग है तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी जो है इनकी पेमेंट्स रिलीज करेंगे। और बाकी आपको बताइए इसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनके इसमें इनका सहयोग दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी इनकी मांगे मानी जाएगी। और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो PWD सेक्रेटरी है उनको भी मैं आज लेटर लिखूंगी कि इनकी जो ठेकेदार की जो हमारे ठेकेदार है जो शिमला शहर में जिनका बहुत ही योगदान है और इनकी जो मांगे हैं जल्दी से जल्दी मानी जाए ताकि शिमला शहर की डेवलपमेंट में देरी न हो। वहीं संगठन ने प्रदेश के सभी डिवीजन में अधिशासी अभियंताओं को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार से लंबित पड़ी भुगतान राशि को रिलीज करने की मांग की गई है। शिमला में भी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण वर्मा को संगठन ने ज्ञापन सौंपा और जल्द सरकार से ठेकेदारों की मांगों को पूरा करने की मांग की। मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सतीश कुमार विज ने कहा कि सरकार द्वारा नवंबर माह से ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण ठेकेदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक प्रदेश में सभी कार्य बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ठेकेदारों द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य निरंतर जारी है। आज से हमने निर्णय लिया है, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टेट बॉडीज ने, कि पूरे स्टेट में सारे निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो रोड वर्क है, बिल्डिंग वर्क है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, हर किस्म के काम निर्माण कार्य हमने बंद कर दिए हैं। सिर्फ बर्फ हटाने के सिवा वो भी हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों का साथ देने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट फंसे हैं, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल जाना है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए लोगों की सहूलियत के लिए हमने रोड बर्फ क्लियरेंस के लिए हमने अपने ठेकेदारों को कह दिया है, वो लगे हैं बार फुटिंग पे और 1-2 दिन में पूरे स्टेट में स्नो बाउंड एरिया जो भी है वहाँ से बर्फ रिमूव कर दी जाए। नहीं, हमने सिर्फ हमने ऑन गोइंग वर्क्स के लिए एक पुट टू नोटिस किया है कमिश्नर साहब को भी, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफ स्टेट को। ये मेमोरेंडम नहीं है, सिंपल पुट टू नोटिस है कि हम आज से सारे निर्माण कार्य बंद कर रहे हैं, आज से लेके जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती। फिलहाल हमने 22 तक का डिसीजन लिया है। हमारी मांग है कि हमारी पेमेंटें पिछली पेंडिंग पेमेंट से रिलीज कर दें और सरकार जो है आगे के लिए भी अपने जो इनके माइनिंग रूल्स हैं उसको जिस तरह के अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो कर ले, ताकि ठेकेदारों को आने वाले वक्त में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम न हो।
तो सरकार के निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। पेमेंट हमारी दिवाली के बाद से लंबित पड़ी है और उसमें सरकार से, सीएम साहब से हमारी कई बार मीटिंग हो चुकी है और सेक्रेटरीज, डिफरेंट सेक्रेटरी से मीटिंग हो चुकी है, मगर उसका कोई भी निर्णय आज तक हमारे को नहीं मिला है। आज भी हमारे को ईएनसी साहब का फोन आया था कि आप 12:30 के पास आ जाइए, उनसे वार्तालाप करते हैं, जिसको हमने पूर्ण रूप से ठुकरा दिया है। अब सेक्रेटरीज के बस की बात से बाहर है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी जो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे अपने सेक्रेटरीज को, उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। इसलिए हम किसी भी सेक्रेटरीज को, इंडस्ट्रीज, ईएनसी को नहीं मिलने जा रहे हैं। वहीं ठेकेदारों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर मामला सुलझाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के ठेकेदार आज से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद इसमें हस्तक्षेप करके एसोसिएशन को बुलाकर उनसे वार्ता करनी चाहिए और जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में ठेकेदारों का अहम योगदान है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में है, आईपीएच में है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, जहां भी लोग ठेकेदार काम कर रहे हैं, वो लोग स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं आज से। तो हम मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि आपको उनको बुला के, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि वो स्ट्राइक पे जाए, जिससे जो विकास की दृष्टि में एक बहुत बड़ा सहयोग कॉन्ट्रैक्टर्स का भी रहता है। चाहे आप सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितना भी विकास होता है उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट टीम जो है, टीम के तौर पे जहां विभाग होता है वहां ठेकेदारों का भी एक सम्मानजनक काम होता है और उनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उनको इस नज़रिए से सरकार को देखना चाहिए कि विकास में ये भी अपना एक सहयोग करते हैं। उनको बुलाना चाहिए, उनकी जो समस्या है, जो उनकी सबसे बड़ी पहली समस्या कि 2017 में जब जीएसटी नहीं लागू हुआ, उससे पहले जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट थे, जितने भी ठेके थे उनके पास, उस वक्त वैट था। तो उनके साथ एक उस पिछला जितना भी उनके काम उस वक्त अवार्ड हुए थे जीएसटी लगने से पहले, वो एक वन टाइम सेटलमेंट सरकार को, चाहे ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी को बुला के, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो आज स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं तो एक आप इतना बड़ा रोजगार जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, काम अपना बंद करके, इसका मतलब है बहुत बड़ी लास्ट ये उनका फैसला है, मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। जब सरकार उनको उनकी बात को सुन नहीं रही है तब वो इस प्रकार का फैसला लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद उनका एक दूसरा जो फैसला है कि एक्स फॉर्म और जो एम फॉर्म की जो बात है वो एक बहुत बड़ा सरकार उनसे मांग कर रही है, जबकि उनको वो चाहते हैं कि सरकार बिल हम उनको देते हैं और बिल के जरिए उस मसले को सुलझाएं और बाकी जो पेमेंट्स है हमारी रिलीज करें। और इस एक्स फॉर्म की वजह से जो माइनिंग का एक मसला है, इसकी वजह से ठेकेदारों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको बुलाए और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें और जो ये बिल के जरिए उनकी बिल लें बजाय एक्स फॉर्म लेने के, और उसके बाद उनकी सारी पेमेंट्स को रिलीज करें। और जो प्रदेश का विकास रुकने वाला है, जैसा आपने अभी देखा शिमला में जो बर्फ की वजह से जो नुकसान हुआ, ठेकेदार स्ट्राइक पे थे और पूरे 2 दिनों तक जो है यातायात नहीं खुल सका, सड़कें नहीं खुल सकी। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी को खुद इनिशिएट करना चाहिए और इनके लोगों को बुला के इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग की वाइस चेयरमैन शुभ्रा जिंटा ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, परंतु भारत सरकार का अमृतकाल चल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में प्राथमिकताओं का कोई जिक्र नहीं किया गया। शुभ्रा जिंटा ने कहा कि प्रदेश युवा कांग्रेस युवाओं की आवाज होने के नाते ना कुछ भूली है और ना ही भूलने देगी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग की वाइस चेयरमैन शुभ्रा जिंटा ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, परंतु भारत सरकार का अमृतकाल चल रहा है। शुभ्रा जिंटा ने कहा कि इस बजट में प्राथमिकताओं का कोई जिक्र नहीं किया गया। मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशा युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लाखों युवा रोजगार गंवा चुके हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेशवासियों की भी सभी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज किया गया। इसकी जवाबदेही प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बनती है। शुभ्रा जिंटा ने कहा कि प्रदेश युवा कांग्रेस युवाओं की आवाज होने के नाते ना कुछ भूली है और ना ही भूलने देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ऐसी गलत नीतियों का विरोध करती है और करती रहेगी। पत्रकार वार्ता में प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत शर्मा, जिला युवा कांग्रेस शिमला शहरी के अध्यक्ष अंकुश कुमार गोनू, उपाध्यक्ष संदीप चौहान व NSUI के जिला अध्यक्ष योगेश ठाकुर भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस जो है वो जितनी भी मतलब इवेंट्स फर्दर रहेगी, वो जो भी रहेगी, इट विल बी मच मोर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, फॉर एन एग्जांपल गोइंग फॉर द डिबेट्स, प्रेजेंटेशंस और हैविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं करेंगे, और अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़े टू हैव एन अ प्रोटेस्ट, तो डेफिनेटली हम इस मुहिम को जो है वो सड़कों पर भी लेकर आएंगे। सर देखिए, इस समय पे मैन प्रायोरिटी जो था बजट का और जो होना चाहिए था, जो कि ग्रेट इकोनॉमिस्ट जो इस कंट्री के रहे हैं वो सभी बताते हैं, वो ये था कि आपका बजट का जो मेन फोकस होना चाहिए था वो इकोनॉमी को रिवाइव करने का होना चाहिए था। बट इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपका फोकस मेन जो है वो मध्य वर्ग, मिडिल क्लास पे होना चाहिए था, और वो आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। एंड व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू फाइनेंस मिनिस्टर, शी सेड दैट द फार्मर्स and all the agriculturists, horticulturists, they are not matlab, they are into your middle class, they are not below the poverty line. So what about the middle class? Definition was completely changed. कुछ PM की स्कीम्स हैं जिसमें उनको जो है वो मिडिल क्लास से वंचित किया गया है, और अभी मैम उनको मिडिल क्लास में इंक्लूड कर रही हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी वाली राजनीति खेली जा रही है, दिस इज़ नॉट गुड। मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास अभी कोविड के बाद जो है वो नीचे गिरा है, वो लो मिडिल क्लास में आया है, और हायर जो मिडिल क्लास थे वो मिडिल क्लास में आए हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, तभी इसमें कुछ मतलब जो है सुधार हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के 41 संगठनों के कर्मचारियों ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना ली है। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित सम्मेलन के दौरान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारी पंजाब के हुबहू पे कमीशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें एक भी रुपए की कमी हुई तो आंदोलन होगा। छठे पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। 41 संगठनों के कर्मचारियों ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना ली है, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी से मुख्यमंत्री के गृह जिले से की जाएगी और उसके बाद प्रदेश भर में सम्मेलन और धरना प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारी पंजाब के हुबहू पे कमीशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें एक भी रुपए की कमी हुई तो आंदोलन होगा। सरकार थर्ड विकल्प देने की बात कर रही है, लेकिन उससे भी केवल 25% कर्मचारियों का ही फायदा होगा। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार ऑर्डिनेंस लाकर कर्मचारियों को आश्वासन दे कि किसी भी कर्मचारी की रिकवरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो आपने उनसे पूछा, हालांकि कुछ मीडिया बंधुओं ने हमें ये जरूर कहा कि एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना था वो लापता हो गया है। हम आपको ये बताना चाहते हैं हम लापता नहीं हुए। एक यूनियन का काम करने का एक तरीका होता है जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है, सरकार को मेमोरेंडम दिया जाता है। उस मेमोरेंडम के बीच ये होता है कि सरकार संगठन को वार्ता के लिए बुलाती है। तो जब कर्मचारी संगठन कॉल पे जाते हैं तो वो सरकार के पास जो है वो घुटने पकड़ने नहीं जाते हैं, वो वार्ता करने नहीं जाते हैं, सरकार डायलॉग के लिए इन्वाइट करती है। मुझे दुख की बात यह है कि यहाँ हो ये रहा है कि पीड़ा किसी और को हो रही है, दर्द किसी और को है और बच्चा किसी और के हो रहा है। अगर दर्द हमारे को था, अगर बच्चा हमने डिलीवर करना था तो हमारे को सरकार को बुलाना चाहिए था। सरकार ने किसी और को उस बैठक के लिए बुलाया है
तो हम तो ये कहेंगे कि अगर क्या बोलते हैं उसको प्रसूव पीड़ा किसी और को है तो डिलीवर बच्चा किसी और ने किया है, सरकार ने वो काम किया है। और मुझे बड़ी हैरानी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि सरकार डायलॉग करने से क्यों बच रही है। अगर सरकार कुछ लोगों को, कुछ अपने चहेतों को कन्वर्सेशन के लिए बुलाती है, उनके साथ वो छठे वेतन आयोग की जो अनियमितता है, जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया कि उसकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास सरकार ने किया। सरकार कर्मचारी हितैषी है, सरकार उसमें काम करना चाहती है, तो क्या हम उससे अछूते हैं? क्या हम पाकिस्तान के लोग हैं? क्या हम इस गवर्नमेंट के जो है पार्ट एंड पार्सल नहीं है? क्या हमारे संगठन, मैं आपको बताऊं, ये 41 संगठन वो संगठन है जिनकी राज्य कार्यकारिणी के जो अपने विभागों के चुने हुए लोग हैं। हमने कोई उठा के लोग नहीं लाए हुए गिनती के लिए। आप एक एक का नाम हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता भी सकते हैं। अगर 41 संगठन या 25 संगठन हमारे पास थे तो क्या सरकार को हमारे से बात करने में कोई मुश्किल थी? शिमला शहर के बजट को आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी पार्षदों ने भाग लिया। इस दौरान सभी पार्षदों ने शहर और सभी वार्डों को स्मार्ट बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। शिमला शहर के बजट के लिए प्रशासन द्वारा सभी पार्षदों से सुझाव मांगे गए, जिसके तहत सोमवार को नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों ने भाग लिया और अपने अपने वार्ड की समस्याओं और शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। मीडिया से मुखातिब होते हुए विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने अपने वार्ड से संबंधित समस्याओं और दिए गए सुझावों पर प्रकाश डाला। हर वर्ष की भांति बजट पूर्व बैठक एक बार फिर से आयोजित हुई है और जैसा कि हर वर्ष चलता है, पहले हमसे मांगा जाता है कि ठीक है, आप बताइए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। वो प्राथमिकता हम हर वर्ष इनके सम्मुख रखते हैं। नगर निगम के प्रमुख के समक्ष जैसा कि आपको विदित ही है कि पूर्व में बैठक 4 तारीख को निर्धारित हुई थी। उससे बाद बैठक आगे डेफर हुई, जिसके कारण मौसम रहा। परंतु जो बैठक का मूल कारण रहा है और मूल जो मांग रही कि आपकी बजट प्राथमिकताएं क्या है, तो हम हर बार बताते हैं कि जिस तरह नगर निगम एक पुराना और ऐतिहासिक नगर निगम है, परंतु आज मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। जिसमें चाहे हमारे पास रोगी वाहन सड़क की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो और इत्यादि क्या कहें, परंतु कहीं ना कहीं अभी भी मूलभूत सुविधा सीवरेज से भी हम लोग वंचित है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हर वर्ष की भांति वर्तमान में बजट प्राथमिकताएं मांगी गई है और उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार उनको फिर शामिल किया जाएगा और कहीं ना कहीं उस पर अमल किया जाएगा। मेरी तो मूलभूत प्राथमिकता काफी लंबे समय से आप लोगों के सहयोग से भी चल रहा है कि रोगी वाहन योग्य सड़क बननी चाहिए, जिसको लेकर हम निरंतर संघर्षरत है। वही मांग आज एक बार पुनः इनसे रही है, क्योंकि अगर रोगी वाहन सड़क बन जाती है, ये कोई मेरे भाग की समस्या नहीं है। लगभग नगर निगम में हर जगह समस्या है। जहाँ तक ज्वलंत मुद्दा है ये पार्किंग है। अगर रोगी वाहन सड़कें बनती है तो लगभग 30% तक हम पार्किंग की समस्या से पार पा सकते हैं। तो इनसे एक फिर से मांग रही है कि एम्बुलेंस रोड बनना चाहिए, पार्किंग्स बननी चाहिए, हर भाग में सामुदायिक भवन बनने चाहिए और एटलीस्ट सीवरेज सुविधा, जहां हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, ये अपना सीवरेज सुविधा से जुड़ना चाहिए, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। देखो, आपको भी पता है कि बजट तो ओवरऑल पूरे शहर का बनता है, वार्ड वाइज तो बजट आता नहीं है। तो हमने भी पूरे सुझाव दे दिए कि अभी जो रिक्वायरमेंट किस चीज़ की ज़्यादा है। तो जैसे अब आप सबको भी पता है कि शिमला में ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमारा सर्कुलर रोड तो चौड़ा हो ही रहा है, तो हमने ये सजेशन दिया है कि वार्ड्स में भी जो रोड्स हैं वो चौड़े होने चाहिए और मैक्सिमम जहाँ पे भी जगह आइडेंटिफाई की जाए और मैक्सिमम पार्किंग का प्रोविजन जो है वो रखा जाए बजट में। और बाकी तो काम तो हमने अपने वार्ड में मैक्सिमम करवा ही दिए हैं। चलो, डेवलपमेंट काम कभी पूरे नहीं हो सकते, तो वो तो हमने मैक्सिमम अपने सुझाव दिए। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वार्ड्स में भी होने चाहिए और पूरे शहर में भी होने चाहिए। और शिमला एमसी शिमला में रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाए उस पर भी हमारा डिस्कशन हुआ है अभी अंदर, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। वैसे हमारे वार्ड में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि नालों की प्रॉब्लम है, ये पिछले कई सालों से चल रही है। वैसे तो नाले काफ़ी हद तक हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी अभी भी कमियां हैं। प्रेफरेंस वाइज तो मैंने इनको यही बोला कि नाले हमारे तुरंत फिर उनको कुछ नाले बन गए हैं उनको ढका जाए, ये मेरी पे मेन प्रेफरेंस है। सेकेंड एक ये और है, हमारे कृष्णा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे हैं, आई थिंक 32 मकान बन चुके हैं, लेकिन कुछ एक अभी बन रहे हैं। मैंने ये भी प्रेफरेंस वाइज बोला कि जो मकान बन चुके हैं और जो भी नहीं बने उनको तुरंत बनाया जाए, ताकि इनको नीडी लोगों को तुरंत दिया जाए।
और तीसरा ये कि हमारे वार्ड में कृष्णा नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे वार्ड में पार्किंग की समस्या काफ़ी सालों से है ही, आज तक है ही नहीं कोई पार्किंग। ये पिछले कई सालों से एक्स काउंसलर भी हमारी इस बात को उठाते रहे और मैंने भी उठाया है, मैंने भी इसको बजट में दिया है कि कुछ एक स्पेस मैंने पहले भी चिन्हित कराए हैं। एसडीएम के तहत पिछली बार भी एक प्लान चला था, उसके तहत भी हमने कई जगह ये हमने रोड चिन्हित कराए हैं कि वहाँ पर पार्किंग हमारी बनाई जाए। ये हमारी बहुत बड़ी एक समस्याएं हैं। और कुछ एक ये है कि हमारे कृष्णा नगर में नाले तो है ही हैं, दूसरा ये ड्रेन्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ड्रेन्स भी हमारी अभी सिस्टमेटिकली है नहीं है, क्योंकि पिछले आपको पता है 2012 में भी एक प्रलय आया था, तो जिसकी वो ड्रेन्स की वजह से ही वो आया था। तो अब मैंने प्रेफरेंस वाइज इनको बोला है, लेकिन फिर भी कुछ एक तो ड्रेन्स ठीक होगी, कुछ एक कमियाँ हैं जो अभी मेरे को इस बजट में मैंने लिख के दे दिया कि वो हो जाएगी। देखिए, जैसे स्मार्ट सिटी के अंडर आप देख सकते हैं, आप सबको भी ज्ञात है इस बात का कि चाहे सर्कुलर रोड हो, चाहे पार्क्स हो, पार्किंग्स हो, 20 साल में उनसे ज़्यादा काम हुए हैं आजकल। लेकिन जैसे मैंने अपनी प्रायोरिटी दी है, मेरे यहाँ पे मैक्सिमम काम हो चुके हैं, लेकिन पार्किंग्स को लेके जो अभी गुंजाइश है, क्योंकि मुझे लगता है पार्किंग पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। पार्क्स बन चुके हैं और साथ ही साथ पेडेस्ट्रियन पाथ वगैरह बन रहे हैं, लेकिन मैंने 2 चीज़ें मेन मुख्य तौर से अपने यहाँ पे दी है। जो हमारा ओक ओवर पार्क बना है, वहां पर एक कैफे कम बुजुर्गों को बैठने की जगह, क्योंकि वो एक सेकंड फेज में 1.70 करोड़ उसके लिए सैंक्शन हुआ है। दूसरा, मैंने एक वॉकिंग ट्रेल, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो चार्म शिमला का है वो ग्रीनरी है, इसको बरकरार रखना हमारा फर्ज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैंने एक पेडेस्ट्रियन पाथ बीच चौक से फॉरेस्ट के होते सर्कुलर रोड, यानी कि 2 किलोमीटर का एक सर्कुलर लूप बनेगा, जो सिर्फ जिसमें ना पेड़ काटा जाएगा ना ही कोई डैमेज किया जाएगा। इस तरह के प्रपोजल्स रखे हैं। लेकिन अगर आप पूरे शहर की बात करें, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन जैसे 60 करोड़ हमारी बात होती है जब हमारा एमसी की बात आती है, और 22 करोड़ जनरेट हो रहा है, तो उस गैप को कैसे भरा जाए, तो इसी बात पे चर्चा भी हुई है। स्वच्छता में बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो हमारा ये है कि रीवैम्पिंग ऑफ द टॉयलेट्स, जैसे एक आउटलुक जो होती है उसको बदलना, और अंदर ही अंदर उनको, जैसे जो मेन लोकेशंस आप देख सकते हैं, मॉल रोड है, इनको टॉयलेट्स पे रेनोवेशंस करना, पार्किंग्स बनाना और पार्किंग से पैसा जनरेट होना, इस पे चर्चा हुई है। ये मुख्य तौर से पार्क्स और पार्किंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रहा है, जो सच्चाई है, और इसके लिए मुझे लगता है हमें बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि बजट को आकर्षक बनाने के लिए बैठक में सभी पार्षदों के सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में नगर निगम का बजट पेश किया जाएगा। नगर निगम का 2022-23 का बजट जो है फरवरी के 3rd वीक तक जो है प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं हमारे 34 इलेक्टेड है और 5 हमारे नॉमिनेटेड, हम सब पार्षदों की जो इसमें राय ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी भी हमारे बहुत सारे पार्षद हैं, इन्होंने अपनी राय दी है और क्या क्या बजट में होना चाहिए और किस तरह से हम शिमला शहर को स्मार्ट बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे शिमला शहर की जो जनता है, जैसे कि हर बार हम उनसे सुझाव लेते हैं कि हम शिमला शहर के लिए क्या अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं और कैसे हम शिमला शहर को स्मार्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम पूरे शिमला शहर की जनता का भी हम सुझाव ले रहे हैं और बहुत जल्दी जो है बजट हम नगर निगम का पेश करेंगे। आप देखिए, फरवरी के 3rd वीक तक जो है हम बजट पेश करेंगे। अब हमने अभी हमारे जो है HOD भी थे, इनके साथ हमारी चर्चा हुई है और ये बहुत जल्दी जो है बजट बनाएंगे। इसके बाद सेकंड जो हमारे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो और भी पार्षद आएंगे, उनकी भी हम राय लेंगे क्योंकि वॉर में क्या क्या कार्य होने चाहिए। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा 2022 में फिर सत्ता में आने का सपना देख रही है, जो मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनावी वर्ष के दौरान बिना बजट के घोषणाओं के पुल बांध रहे हैं, जिसे प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है। भाजपा मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, क्योंकि 2022 में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मीडिया से मुखातिब होते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा दिन में सपने देख रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस सरकार सत्ता में आने वाली है। देखिए, अब अगर ये सब लोग दिन में सपने देख रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये मुंगेरी लाल के सपने, ऐसा होने वाला नहीं है।
कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में, और हमने जिस ढंग से संगठन की गतिविधियां पिछले 3 वर्षों में चलाई है, और इस वर्ष भी संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। हम ज़मीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग अवसर नहीं देंगे, फिर से कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल में सरकार बनाएगी। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिना बजट के घोषणाओं के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं और प्रदेश की जनता सब समझती है। मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है, सरकार के पास विजन की कमी है। जिस ढंग से इन्होंने अभी पिछले दिनों जो है कर्मचारियों के लिए रियायतें देने की घोषणा की, हालांकि बजट का कोई प्रावधान नहीं, बगैर बजट के आप घोषणाएं कर रहे हो, इसलिए वो घोषणाएं जो है मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं, वो ज़मीनी स्तर पे उतर नहीं पा रही हैं। सरकार को चाहिए कि जितने कर्मचारी हैं, उन जो अभी अपनी मांगों को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनसे बात करे और उनकी मांगों को तुरंत माने, क्योंकि अगर कर्मचारियों के संगठन इस तरह से हड़ताल पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश में जो विकास है उसको बिल्कुल विराम लग जाएगा। हालांकि इन 4 वर्षों में सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे पूरे प्रदेश में जो विकास को गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रदेश के हर ब्लॉक में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस मजबूत है और प्रदेश की जनता विधानसभा चुनावों में भाजपा को जवाब देगी। अभी प्रदेश कांग्रेस ने अपना सदस्य अभियान शुरू किया है, जो अभी पूरे ब्लॉक स्तर पर चल रहा है, और पिछले दिनों मैंने तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं और जो मैंने कोऑर्डिनेटर ज़िलों में बनाए हैं उनसे बैठक करके मेंबरशिप कैंपेन का जायज़ा भी लिया। और कल जो है हमारी जो पीआरओ है दीपा दास मुंशी जी, वो शिमला आ रही हैं और वो हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके जो हमारा सदस्य अभियान है उसका जायज़ा लेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन में भी असफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बर्फबारी हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लगभग 500 के करीब मार्ग बाधित हैं और कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली गुल है। उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश सरकार से जल्द मार्गों को बहाल करने और विद्युत आपूर्ति को बहाल करने की मांग की। जिस तरह से जो मौसम विभाग है वो पहले से ही उन्होंने इस बात को कहा था कि बर्फबारी होने वाली है, मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए था कि उचित प्रबंध करते, लेकिन सरकार ने जो है गंभीरता को नहीं समझा। और अब तो आज तीसरा दिन है, अभी तक जो है लगभग 500 के करीब सड़कें हैं जो बंद पड़ी हैं। हमारे जो राजमार्ग है वो भी पूरी तरह से खुले नहीं है। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारी जगह पे जो ट्रांसफार्मर है वो काम नहीं करे, जिससे बिजली जो है बंद है, गांव में बिजली नहीं है। मेरा तो सरकार से अनुरोध रहेगा, मैंने बार बार कहा है कि पूरी जो है युद्ध स्तर पे काम करे, सड़कों को जल्दी से जल्दी खोला जाए और जल्दी से जल्दी जो है जो ट्रांसफार्मर बंद पड़े उनको शुरू किया जाए ताकि बिजली की आपूर्ति जो है गांव में सुचारू रूप से हो सके। कुलदीप सिंह राठौर ने ठेकेदारों के विषय पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को ठेकेदारों की समस्याओं को हल करना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारों की विकास कार्यों में अहम भूमिका होती है। देखिए, हमने पहले भी ये बात कही थी कि जो ठेकेदारों के साथ जो विवाद है उसे सुलझाने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि जो ठेकेदारों का संगठन है उनसे बात करे, क्योंकि मुझसे भी ठेकेदारों के संगठन के लोग मिलने आए थे और उनकी बात बड़ी वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे खासकर हमारे जो छोटे ठेकेदार हैं उन्होंने मशीनों के लिए, दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए जो है बैंकों से लोन ले रखे हैं और अब जब सरकार पेमेंट नहीं कर रही है तो अदायगी नहीं कर पा रहे हैं।
इसी तरह से जिन ठेकेदारों के पास श्रमिक काम कर रहे हैं उनको भी मजदूरी देने में बड़ी समस्या आ रही है और इससे सीधा जो प्रभाव है वो विकास के कार्यों में पड़ रहा है, क्योंकि विकास के जो काम है वो सारे बंद पड़े हैं। तो आज से ठेकेदारों का संगठन जो है पूरे प्रदेश में हड़ताल पे जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा जो है नुकसान होगा। सरकार को चाहिए कि तुरंत ठेकेदारों के संगठन से बात करे और जो उनकी बातें हैं, जो उनकी उचित मांगे उन्हें मांगे और उनकी पैसों के जो अदायगी हो, ताकि ठेकेदार जो है अपना काम जो है शुरू कर सके और जो विकास है, विकास के काम जो है सुचारू रूप से चल सकें। इसके लिए सरकार को जो है तुरंत प्रभाव से कदम उठाने की ज़रूरत है। मजदूर संगठन सीटू के बैनर तले 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा से नौकरी से निकाले गए मजदूरों ने अपनी बहाली और अन्य मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन एमडी कार्यालय कुसुम्पटी शिमला में जोरदार धरना दिया। 10 दिन से चला आंदोलन अचानक उग्र हो गया और कर्मचारी कुसुम्पटी स्थित सड़क से उठकर एमडी एनएचएम के कार्यालय में धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे। धरना दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ और कई घंटों तक जारी रहा। मजदूर संगठन सीटू के बैनर तले 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा से नौकरी से निकाले गए मजदूरों ने अपनी बहाली व अन्य मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन एमडी कार्यालय कुसुम्पटी शिमला में जोरदार धरना दिया। धरने में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। 10 दिन से चला आंदोलन अचानक उग्र हो गया और कर्मचारी कुसुम्पटी स्थित सड़क से उठकर एमडी एनएचएम के कार्यालय में धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे। धरना दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ और कई घंटों तक जारी रहा। इस दौरान अधिकारियों और यूनियन प्रतिनिधियों में कई दौर की वार्ता चलती रही। कर्मचारियों की बहाली के मुद्दे पर अधिकारियों की निरस्ता से गुस्साए कर्मचारी तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग पर अड़े रहे और धरने पर डटे रहे। इस दौरान काफी पुलिस बल तैनात रहा। मीडिया से मुखातिब होते हुए माकपा विधायक राकेश सिंघा और विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सीटू पूरे प्रदेश के मजदूरों को लामबंद करके इन मजदूरों की बहाली की लड़ाई को तेज करेगा। इस आंदोलन के तहत जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर मजदूरों की लामबंदी होगी। इस क्रम में जेल भरो, गिरफ्तारी, चक्का जाम, धरने, प्रदर्शन व रैलियां आदि शामिल हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार, एनएचएम व मैड स्वान फाउंडेशन कंपनी प्रबंधन को चेताया है कि वे मजदूरों की सेवाओं को यथावत जारी रखें, अन्यथा उनके खिलाफ प्रदेश व्यापी मोर्चाबंदी होगी। उन्होंने एनएचएम प्रबंधन पर मैड स्वान फाउंडेशन कंपनी से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनएचएम कंपनी प्रबंधन के नाक तले पुरानी कंपनी जीवीके कर्मचारियों के कानूनी लाभों को दिए बगैर कार्य छोड़ गई है, परंतु वे खामोश हैं। इस तरह कर्मचारियों की सब ओर से लूट की गई है। आज जब ये कंपनी बदली जीवीके और नई कंपनी मैड स्वान फाउंडेशन आ गई तो 200 के करीब 108 और 102 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। उस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिसको सीटू भी उस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। और आज जो उसी आंदोलन के तहत जो है आज हम जो एमडी हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, उनके कार्यालय में आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन हमने जाहिर किया है, अपना आक्रोश जाहिर किया है। और लगातार जो है ये आंदोलन पिछले कई घंटों से चल रहा है और एक मन में हमने ये ठाना है कि जब तक ये कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं मिलता है या कोई निर्णय नहीं होता है इनकी बहाली के संदर्भ में इन कर्मचारियों के, तब तक इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि ये वो कर्मचारी है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने ड्यूटी दी है, तो इसलिए प्रदेश सरकार को जो आगे आकर जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रदेश सरकार को न्याय देना चाहिए। और जो हिमाचल हाई कोर्ट के भी और जो सीजीएम कोर्ट के भी निर्णय रहे हैं इन कर्मचारियों के वेतन और दूसरे मुद्दों के संदर्भ में उनको अक्षरशः लागू करना चाहिए। तो आंदोलन अभी जारी है और लगातार चल रहा है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए 108 और 102 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से कार्यरत 200 से ज्यादा पायलट, ईएमटी व कैप्टन सहित एम्बुलेंस कर्मियों को बेवजह गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनी भी पूर्व कंपनी जीवीके के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर बदलने पर सैकड़ों मजदूरों की
छटनी कर दी गई हैं और उनकी जगह भाई भतीजावाद व सिफारिश के आधार पर नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। उन्होंने मांग की कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए। कोई ऐसा जो पॉजिटिव रिस्पांस होता है वो कुछ नहीं दिया। हमने उनसे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, सब कुछ किया, लेकिन हमें कुछ आश्वासन भी नहीं मिला। और तो छोड़ो आप, तो इसलिए हम इस धरने प्रदर्शन पे आज 10 दिन हो गए हमें। पिछले 29 तारीख से हम लगातार बैठे हुए हैं जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। हमने सिर्फ सरकार से यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो निकाले हुए कर्मचारी हैं उनको एज इट जैसे निकाले हुए वैसे ही उसी स्थान पर रख दिया जाए। हमारी और कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब नहीं मान रहे हैं, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो फिर हम 24 घंटे के बाद सारी एम्बुलेंसें बंद कर देंगे। 108 में पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और आज हमारे को यहाँ बैठे हुए 10 दिन हो चुके हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं प्रदेश सरकार से और NHM विभाग से यही जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं हमारी बातें मानी जा रही, या कौन सी गलती हमने ऐसे कर दी है जो हमारी बातें नहीं मानी जा रही। और सर, सबसे पहली बात तो ये बात तो सरकार और NHM विभाग को याद होनी चाहिए कि जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ था, कोरोना काल शुरू हुआ था, जब कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, जब कोई मेडिसिन नहीं थी, तब सबसे पहले हम लोग ही थे जो एम्बुलेंस विभाग ही था जो सबसे पहले लोगों को घर से उठा के लाते थे। लोगों को जब उसी के फैमिली के लोग उसको पानी तक नहीं पिलाते, उसको हाथ नहीं लगाते, वो हम लोग ही थे जो घर से उठा के उनको लाए और हमने अस्पताल में उनको ये किया, भर्ती करवाया है। तो फिर हम प्रदेश सरकार से ये जानना चाहते, उस टाइम तो हमें कोरोना वॉरियर के नाम से जाना जाता, बड़ा कोरोना वॉरियर। आज वो कोरोना वॉरियर इस दिन के लिए बनाया गया था कि वो उसके बाद हमारी नौकरी हमसे छीन दी जाए। और अगर सरकार हमारे ऊपर हमारी बात सुनती है, मानती है, कुछ निर्णय निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसके बाद चक्का जाम शुरू हो जाएगा। फिर प्रदेश सरकार हमें जिम्मेवार ना ठहराए इस बात के लिए कि इन लोगों ने ये किया। और हम प्रदेश की जनता से भी ये आग्रह करते हैं कि हम लोगों ने आपकी सेवा की है, जो आज लोग आप हमारे साथ खड़े हो जाइए और हमारे परिवार, हमारी फैमिली है जो सब सड़कों पे उतर गई है और हमारे लिए कुछ प्रदेश सरकार को कुछ सोचना तो पड़ेगा। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन अध्यक्षता में महाराष्ट्र का 3 दिवसीय 55वां वार्षिक निरंकारी संत समागम 11 फरवरी से 13 फरवरी तक वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका भरपूर आनंद विश्व भर से सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।